हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। कैसे आप सब लोग। एंड आज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देर आर सो मेनी थिंग्स विच ऑब्वियसली वी शुड नो अबाउट, बट हम फिलहाल हाइलाइट्स के ऊपर बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे इज अ रेगुलर प्रैक्टिस विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 1950-51 के तब से लेके 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे ये बेसिकली बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था। बट आफ्टर 1964 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड दैट बजट के एक दिन पहले या बजट के पहले ही इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाए। सर्वे बेसिकली हमारे पूरे इकोनॉमी की एक प्रेजेंट सिचुएशन बयां करता है कि कैसे प्रेजेंटली हमारी इकोनॉमी वर्क कर रही है। एंड सर्वे के अंदर कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि बजट में एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज ला सकती है, क्या पॉलिसीज क्रिएट कर सकती है। सो 1951 से ये 1950-51 दैट इज अ फाइनेंशियल ईयर, यहां से हमने सर्वे की शुरुआत की थी और अभी भी ये सर्वे का हमारा कल्चर शुरू है। सर्वे इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है, इट्स कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव डिसीजन। अगर कभी गवर्नमेंट को लगा कि नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे, सो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकते या फिर प्रेजेंट करने से मना भी कर सकते। देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट द सर्वे, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। सर्वे बेसिकली इकोनॉमिक एडवाइजर क्रिएट करते, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक एडवाइजर होते उनके द्वारा सर्वे क्रिएट किया जाता है। यहां पे आप देख सकते हो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, ही क्रिएटेड द सर्वे एंड सर्वे इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सो फाइनेंस मिनिस्टर ये पार्लियामेंट में उसे टेबल करेंगे। पर अगर आपने देखा होगा 2:30 को वी अनंत नागेश्वरन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी और जहां पे उन्होंने पूरे सर्वे में क्या क्या पॉइंटर्स है, कितने चैप्टर्स है, क्या फोकस रखा गया है, इन सब के ऊपर यहां पे बात की थी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली सर्वे की जब हम बात करते हैं तो इस बार के सर्वे में चैप्टर्स टोटल कितने हैं। तो अगर सर्वे की बात करें इकोनॉमिक सर्वे 23-24, सो यहां पे टोटल 13 चैप्टर्स मेंशन किए गए। पहले ऐसा होता था कि सर्वे के दो पार्ट होते थे, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड द एनेक्सर, बट अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, एक ही पार्ट के अंदर सारा बजट सारा सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। सो ये हमारे लिए काफी इजी होगा, स्पेशली जो लोग स्टडी करते हैं। सो चैप्टर 1 जो नॉर्मली स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को लेके होता है, फिर मॉनेटरी मैनेजमेंट, देन प्राइस एंड इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर, उसके बाद मीडियम टर्म आउटपुट, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे मेंशन किया गया। एक थोड़ा सा नया चैप्टर यहां पे देखने को मिल रहा है, सोशल सेक्टर्स के बेनिफिट्स, दैट एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फूड मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन लास्ट में अगेन क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया। सो एक क्लाइमेट चेंज एंड ट्रांजिशन की बात की गई थी और एक क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया, इस एंगल में कुछ चैप्टर्स मेंशन किए गए। तो टोटल 13 चैप्टर्स है। सो टुडे इन दिस सेशन we will talk about some important highlights of this। हम इनके कुछ highlights के ऊपर बात करेंगे हमारी सेशन के अंदर। Those who are focusing on the UPSC एग्जाम्स और द RBI ग्रेड बी एग्जाम्स और जो बड़ी लेवल के एग्जाम्स के लिए अगर आप फोकस कर रहे हो तो सर्वे एक बार पूरा पढ़ना हमेशा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच कैन बी फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वे। सो इफ यू आर गिविंग द बिगर एग्जाम्स, सर्वे आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप क्लरिकल और पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक्सक्यूज मी, हाइलाइट्स भी अगर आपने पढ़ लिए तो भी आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारे इस हाईलाइट के सेशन को, बट बिफोर दैट आरबीआई ग्रेड बी का नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में एनरोल करने के लिए आप PUSHPA के ये कूपन कोड यूज कर सकते हो। इस बैच में प्री और मेंस दोनों चीजें हमारी टीम आपके लिए कवर करेगी, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपने इस हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू चैनल है तो नए नए नोटिफिकेशंस, नए नए सारे इवेंट्स की जानकारी आपको पता चल जाएगी या आपको उसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे हम नोट्स भेजते हैं, तो इस सेशन के भी नोट्स या इस सेशन के भी PDF आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे, द फर्स्ट थिंग विच इज मेंशन इन द सर्वे इज अबाउट व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और हमारा पाथवे क्या है। सो रोबस्ट पाथवे टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर 2025, तो FY 2025 की फाइनेंशियल ईयर 2025 की यहां पे बात की है।
बट उसमें एक पॉइंट मेंशन किया गया कि 24-25 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसमें इंडियाज जीडीपी विल ग्रो 6.5 to 7% के बीच में इंडियन जीडीपी ग्रो करेगा. व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, they are directly asking question on this part कि what is a real term GDP projections under the economic survey. So 6.5 to 7% की बात यहां पे की गई है. तो लो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ, स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर इंपार्टिंग रेजिलियंस टू द इंडियन इकोनॉमी. अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन लो है, हाई ग्रोथ एंड द स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर, स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा डायलेमा वाला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन. बट अगेन वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर थोड़ा सा धीमा हो गया है. हमास एंड इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट भी थोड़े से धीमे हो गए. उम्मीद करते कि और कोई नया कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए और कोई नया इश्यू ना हो जाए, तो इसीलिए ये एक फैक्टर हमारे लिए जरूरी होगा. India's GDP growth expected to remain robust with the steady private consumption and strong investment demand. ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि प्राइवेट कंजम्पशन स्टेडी है, अच्छा चल रहा है, एंड देन स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड. इन्वेस्टमेंट की डिमांड मार्केट में अच्छी है, बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज, बहुत सारे अलग अलग एमएसएमईज. सो एंड इवन बैंक्स आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब व्हेन इट कम्स टू द क्रेडिट. तो हमने लास्ट टाइम देखा था, आपको याद होगा जिन्होंने सेशंस पहले देखे होंगे, कि आरबीआई का रिपोर्ट ये कह रहा था कि क्रेडिट डिमांड बहुत ज्यादा है हमारे इकोनॉमी के अंदर, और वही पॉइंट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है. सो नेक्स्ट पे आते हैं. सो रियल जीडीपी ग्रू 8.2% इन 24. सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो 8.2% से हमारा जीडीपी ग्रोथ हुई थी. 8.2% इज वेरी अमेजिंग एंड दैट्स रियली वेरी गुड, क्योंकि आफ्टर कोविड-19 बहुत सारी कंट्री अभी भी 5% क्रॉस नहीं कर पा रही है. वी अचीव्ड 8.2%. अब थोड़ा सा नीचे हम लोग आने वाले, क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन वाज देयर, काइंड ऑफ external issues there, but we achieved 8.2 and that is remarkable scenario. Gross fixed capital formation increased by 9% in real terms in the last year and retail inflation declined to 5.4%. अभी इन्फ्लेशन हमारा 4.75 तक पहुंच गया था, बाद में अगेन 5% हो गया, बट स्टिल इन्फ्लेशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल. इट विल बी वेरी मच अंडर कंट्रोल इन कमिंग मॉनेटरी पॉलिसीज. सो होप सो द थिंग्स विल बी मच मच बेटर देयर. Real GDP 24 recorded to be 20% higher than the level in financial year 20. ये पॉइंट इतना मैटर नहीं करेगा, बट ये तो सारी चीजें ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस की थी जो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा रिवीजन एंगल वाला पॉइंटर हो गया है. नाउ देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने क्या मेंशन किया है, मीडियम टर्म आउटलुक. सो मीडियम टर्म, सो अमृतकाल, ऑब्वियसली अमृतकाल ही हमारा फोकस है. सो देश को 2047 तक हमें जो लेके जाना है, उसी के एंगल में पूरा का पूरा सर्वे मेंशन किया गया है. तो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया कि जो अमृतकाल का माइंडसेट था, उसी माइंडसेट से ये सारी चीजें है, उसी थीम के भरोसे ये सारी चीजें यहां पे मेंशन की गई है. तो अब देखते हैं उनका क्या कहना है. 6 की एरियाज की बात की है, तो यहां पे सवाल बनेंगे कौन से 6 की एरियाज है. सो पहला, डेलिब्रेट फोकस ऑन बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, growth and expansion of India's metal stand, then agriculture as an engine of future growth. Okay, then to secure financing of green transition in India, bridging education and employment gap and focus building of a state capacity. मैं रिपीट करता हूं, डेलिब्रेट फोकस ऑन बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है, उसके लिए डेलिब्रेट एफर्ट लेने पड़ेंगे, बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितना बनेगा उतना गवर्नमेंट को स्टिमुलस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट को फिस्कल पैकेजेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पहला. दूसरा, स्पेशली एमएसएमईज के ग्रोथ और एक्सपेंशन की बात की है, जो हम पहले से करते हैं. उसके बाद एग्रीकल्चर, इसको भी फोकस में रखा गया है, बिकॉज फ्यूचर का ये ग्रोथ इंजन बन सकता है. फाइनेंसिंग ऑफ ग्रीन ट्रांजिशन इन इंडिया, मैंने कहा था एक सेपरेट चैप्टर ही मेंशन कर दिया है कि हमारा जो ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन रिन्यूएबल के एंगल में, उसको फोकस में रखा गया. देन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की गैप. जी हां, हम कई बार कहते हैं ना कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं उसका जॉब से या जॉब मिलने के लिए कई बार कोई रिलेवेंस ही नहीं बनता. सो उसे कम करना जरूरी है. स्किल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. इवन हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसको भी फोकस में रखा गया है. एंड फोकस बिल्डिंग ऑफ स्टेट कैपेसिटी. सो बेसिकली द होल इंडियन इकोनॉमी, द होल कैपेसिटी शुड बी बिल्ड प्रॉपरली. ये भी हमारा एक फोकस होगा. तो इन 6 फोकस के साथ, 6 विजन पॉइंटर्स के साथ हमने अमृतकाल स्ट्रैटेजी को यहां पे मेंशन किया है.
नाउ ये स्नैपशॉट है हमारे पूरे इकोनॉमी का कि जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी जैसे मैंने कहा 6.27%, डेफिसिट 6.4% था कि 5.6% पे वो आ गया, सो अभी और थोड़ा नीचे जाएगा। कल के बजट में हमें एग्जैक्टली नंबर्स पता चलेंगे कि क्या सिनारियो बन सकता है। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते तो वो भी आप देखिए काफी अच्छा है, 646.4। देन फॉरेन ट्रेड की बात करते तो एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग विथ अ वेरी गुड नंबर्स, स्टेडी दिख रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है जो योजनाओं पे खर्च होता है। सर्विस सेक्टर 7.6% की बात हो रही है, जो 10% था 7.6% पे आ गया है। देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज 9.5% विच इज वेरी अमेजिंग। लास्ट ईयर इट वाज 2.1% के, सो 12.2 से हम डायरेक्टली 2.1 पे आए थे, नाउ इट इज गोइंग वेरी गुड, तो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये अलग से मेंशन किया गया है, 328.9 यहां पे देखने को मिल रहा है, सो विच इज ऑल्सो गुड के थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला है, बट क्योंकि लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ये स्नैपशॉट्स है। इस स्नैपशॉट को लेके सवाल कहां बनते हैं सारे एग्जाम्स में, एक तो जीडीपी वाला नंबर, फिस्कल डेफिसिट बजट के डॉक्यूमेंट में ज्यादा क्लियरली पता चल जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से ज्यादा यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम के लिए। और ट्रेड के तरफ भी ध्यान रखिएगा, शायद क्वेश्चन ना पूछे डायरेक्टली बट स्टिल नंबर तो है इंपॉर्टेंट, तो जिनकी अभी रिसेंट टाइम पे एग्जाम आने वाली है उनके लिए जरूरी फैक्टर बनेगा। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बेसिकली हम योजनाओं के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर कितना खर्चा करते, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे सोशल डेवलपमेंट हो। सो इट्स 3.2% ऑफ द जीडीपी, जीडीपी का 3.2%, इट्स अ गुड साइन। जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जितना ज्यादा कैपेक्स होगा, उतना कंट्री के लिए कभी भी बेनिफिशियल होता है। यह क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। फिस्कल डेफिसिट मैंने वैसे भी कहा कि एक्चुअल नंबर जो है वो हमें पता चलेंगे। वैसे फिस्कल डेफिसिट ईयर ऑन ईयर हम कम नीचे करते जा रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए एफआरबीएम, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो यह भी एक फैक्टर ध्यान में रखने लायक रहेगा। जीडीपी ग्रोथ ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 6.5 to 7% की यहां पे बात हो रही है। चलो अब आते चैप्टर वाइज जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू 3.2% इन 22-23। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 3.2% पे आ चुका है। एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पे बन गया कि तो ध्यान रखिएगा, देन ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके पेरोल पे जितने लोग आएंगे दैट मींस फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज देयर, सो नेट पेरोल एडिशन अंडर ईपीएफओ है मोर देन डबल्ड इन द पास्ट 5 years। तो लास्ट 5 साल में ईपीएफओ का पेरोल एनरोलमेंट बढ़ गया, इसका मतलब जॉब्स बढ़ गए, ये क्लियर होता है। Rising youth and female participation in the workforce and opportunity to the tap demographic and gender dividend, but actual numbers यहां पे मेंशन नहीं किए गए, पर वैसे भी जेंडर गैप रिपोर्ट थोड़ा सा अलग मेंशन करता है अकॉर्डिंग टू दिस। सो यहां पे चीजें अलग है, पर जेंडर गैप रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया था वो थोड़ा सा अलग सिनारियो मेंशन कर रहा है। नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डिप्लॉइंग कैपिटल एंड लेबर, ये क्लियरली मेंशन किया गया कि नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डिप्लॉइंग कैपिटल एंड लेबर। बहुत बार स्टार्टअप कंपनीज क्या करती है, हमने लास्ट टाइम ज़ोंबी वाला कंसेप्ट देखा था, ये बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, दे आर गेटिंग कैपिटल, दे आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, बट दे आर नॉट यूजिंग दैट इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और द कैपिटल जनरेशन, यूजिंग दैट मनी वेरी एट रैंडमली ओनली फॉर द मार्केटिंग सेक और एनी मिसगाइडेड अप्रोच एंड विच लीड्स टू प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। दैट्स व्हाई इंडिया में काफी बड़े बड़े स्टार्टअप्स की हालत, सिचुएशन खराब हो गई, कुछ स्टार्टअप्स को अपने आप को सेल करना पड़ा, बिकॉज जितना कैपिटल डिप्लॉयमेंट आपके पास है उसके हिसाब से लेबर जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को नहीं मिलता है, तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं देखने को मिलेगी। Then Indian economy needs to generate average 78.5 lakh jobs in non-formal sector annually until 2030। ये एग्जाम का फॉर श्योर क्वेश्चन है। नॉन फार्म सेक्टर, नॉन फार्म मींस फार्मिंग छोड़ के इंडिया में एनुअली 78.5 लाख जॉब्स 2030 तक क्रिएट करने पड़ेंगे, ये गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया हुआ है। तो मैंने कहा था सर्वे में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी मेंशन किए जाते हैं, तो ये दो पॉइंटर्स काफी जरूरी होंगे हमारे एग्जाम के लिए।
फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेबल मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। यहां पे बैंकिंग सेक्टर की यूजुअली बात होती है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर यूजुअली डिस्कस करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर प्रोजेक्ट्स स्टॉलर परफॉर्मेंस इन 24, double digit growth in the bank credit gross net non performing asset at multi year lows। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश में क्रेडिट डिमांड इंक्रीज हुई है, जो आरबीआई ने भी मेंशन किया था, अपने एनुअल रिपोर्ट में भी आरबीआई ने लिखा था। प्राइमरी कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ 10.9 लाख करोड़ ड्यूरिंग द 24। Target based approach followed for financial inclusion with the emphasis on promoting India's digital public infrastructure। So target based approach, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमारे पास है, और उसमें भी मेंशन किया गया था कि हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस करना है, हमें सर्टेन क्लास सर्टेन कम्युनिटीज के ऊपर टारगेट करना है कि जितने जल्दी उनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो आरबीआई ऑलरेडी उस एंगल में काम कर रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो वर्किंग इन दैट एंगल। ऑफ कोर्स बैंक्स को भी उसी तरीके से वर्क करना पड़ेगा, यही पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। Infrastructure lifting potential growth. What is necessary to continue on the path of building quality infrastructure? We have PM गति शक्ति, तो उसी PM गति शक्ति के एंगल में ये पॉइंटर मेंशन किए गए। Need to have higher level of private sector financing and resource mobilization for फ्रॉम न्यू सोर्सेस। यहां पे अगर सारे पॉइंटर्स की बात करें तो सब पॉइंटर्स में नीड टू लिखा हुआ है, मींस हमें क्या करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को और क्वालिटी बेस्ड स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग की जरूरत है। नीड पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल एज वेल एज स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये बहुत जरूरी है। कई सिटीज में, कई स्टेट्स में ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल ही रहा है, सालों से चल रहा है, मेट्रो बनी रही है, बनती नहीं, पता नहीं कब बनेगी। That was the question and that is a question। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है देयर शुड बी अ प्रॉपर कोलैबोरेशन, देयर शुड बी अ प्रॉपर लाइक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट काम होना चाहिए। गवर्नमेंट हमारी है, आपकी है, हम इसी पॉलिटिक्स में रह जाते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अचीव करना है वो हो नहीं पाता और फिर प्रॉब्लम कॉमन जनता को फेस करने पड़ते हैं। Construction of index that tracks utilization rate of the infrastructure facilities would shed light on the subsector where the oversupply or the shortfall। सब सेक्टर, हम बड़े बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं, उनके अंदर जो सब सेक्टर्स है उसमें क्या सिनारियो है, सब सेक्टर्स में कहां पे शॉर्टफॉल्स है, कहां पे ओवर इन्वेस्टमेंट और ओवर प्लेसमेंट हो रही है, ये क्योंकि बैलेंस अगर बना रहा तो ही हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नीड सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड फाइनेंशियल फ्लॉज, बहुत जरूरी पॉइंटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो फाइनेंशियल फ्लॉज है उसका डेटा सही होना चाहिए कि कहां पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है। वी आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, वी आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम मेनी कंट्रीज, मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वायबिलिटी गैप फंडिंग की जरूरत पड़ती है, इतना पैसा होने के बावजूद। तो फाइनेंशियल यूसेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इसी को देखने की यहां पे बात की जा रही है। प्रोजेक्ट वाइज एंड सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल प्रोग्रेस नीड्स टू बी रिवाइज्ड। ये ऑलरेडी आती है वैसे हमारे पास, प्रोजेक्ट वाइज एंड सेक्टर वाइज रिपोर्ट ऑलरेडी आती है, प्रगति के मीटिंग्स में इन्हीं रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया जाता है, पर उसे रिवाइज करने की जरूरत है, ऐसा सर्वे में मेंशन किया गया है। तो शायद बजट में कोई पॉलिसी देखने को मिल सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसपेरेंसी के लिए या रेस्पॉन्सिबल वर्किंग के लिए। Now again the same point, average pace of national highway construction up by 3 times। So it was 11.7 kilometer per day in 14 and now 34 kilometer per day। तो यहां पे एक और क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि दिन में हम कितना रास्ता क्रिएट करते हैं इंडिया में, 34 किलोमीटर पर डे इन फाइनेंशियल ईयर 24। Then capital expenditure on railway has increased 77% in the last 5 years। So railway का capital expenditure भी increase हो गया है। New terminal buildings at 21 airports begin operational। उड़ान के यहां पे डेवलपमेंट की बात हो रही है। And जल जीवन मिशन provision of tap water connection has increased 14.89 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड, दैट इज 76.12%। सो इंडिया के रूरल हाउसहोल्ड में जल जीवन मिशन ये 76.12% ऑलरेडी पहुंच चुका है। इट्स अ गुड नंबर, क्वाइट better number, and there are multiple states they achieved 100% in this scenario। लास्ट टाइम बात भी की थी हमने गोवा, पुदुचेरी, पंजाब जैसे स्टेट्स की, इवन हरियाणा इज ऑल्सो देयर। सो ये भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मेरे ख्याल से ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया, वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, यस, फॉरेक्स रिजर्व की तरफ आते हैं। फॉरेक्स रिजर्व, ऑब्वियसली फॉरेक्स रिजर्व इज ऑल डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग, द ट्रेड किस तरीके से चल रहा है, उसके भरोसे फॉरेक्स रिजर्व आएंगे। जितने फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग है उतना आपके करेंसी को, आपके इकोनॉमी को बैकअप है। एंड आईएमएफ ऑलरेडी मेंशन दैट इंडियन फॉरेक्स रिजर्व इज वेरी स्ट्रांग। हम फॉरेक्स रिजर्व को 4 तरीके से मेंटेन करते हैं। एक, फॉरेन करेंसी एसेट, मींस फॉरेन करेंसी में एज इट इज। दूसरा, गोल्ड के सबसे ज्यादा हम लोग इसमें मेंटेन करते हैं, देन गोल्ड में। तीसरा, हम बात करते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये करेंसी सब्स्टिट्यूशन है जो आईएमएफ ने क्रिएट किया हुआ है। एंड फोर्थ, एंड दैट इज कॉल्ड रिजर्व ट्रेंच विथ आईएमएफ। आईएमएफ के पास कुछ पैसा हम रिजर्व में रखते हैं। तो व्हाट आर द फॉरेक्स रिजर्व वी हैव, वी आर मेंटेनिंग लाइक दिस, जो आरबीआई की रेगुलर प्रैक्टिस होती है। जी हाँ, टॉप रेमिटेंसेस, अब वर्ल्ड में सबसे टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इज इंडिया, एवरीवन नोज अबाउट दैट। $120 बिलियन हमारा रेमिटेंस है। सेकंड नंबर पे मैक्सिको आता है, आप डिफरेंस देख लीजिए, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। देन चाइना, देन फिलीपाइंस, देन पाकिस्तान। रेमिटेंसेस इज अ वेरी गुड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, अमेजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया सिंस एजेस। ये हमारा हमेशा स्ट्रॉन्गर पॉइंट रहा है। मेनी इंडियंस आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग through them. There are so many NRIs opening bank accounts in India, so that is helping for the more and more remittances when it comes to the India. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। अब आते हैं इन्फ्लेशन की तरफ। इन्फ्लेशन की बात की थी बिकॉज प्रोजेक्शन हमारा ये था, आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन दिया था कि इन्फ्लेशन टू फॉल टू 4.5% इन 25, 4.1% इन 26 अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ये आरबीआई का प्रोजेक्शन है। जून में सडनली झटका बैठा हमें, हम 5% क्रॉस कर गए, 5.08%, बट स्टिल we are very hopeful and RBI is definitely going to achieve this under monetary policy committee's some recommendations. So 4.5% is the expected in 25 and 4.1% is expected in 26. तो जो 4% का हमारा एक आइडियल नंबर है वो हमारा अचीव हो जाएगा। So 4% प्लस माइनस 2% की बात करते हैं, हम कंफर्ट जोन में ऑलरेडी है, बट जितना आइडियल रहेगा उतना हमारे लिए बेटर होगा। नाउ एक और पॉइंट, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था दैट इंडियाज we are going to replace WPI with PPI very soon, पर उसके ऊपर ज्यादा बात यहां पे की नहीं गई है। इन्फ्लेशन टू बी एट 4.6% इन 24, 4.2% इन 25 IMF। सो IMF के नंबर्स कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ऑब्वियसली आरबीआई इज एट द ग्राउंड लेवल एंड डूइंग अ वेरी गुड जॉब, सो ट्रस्ट वर्दी नंबर इनके ऑफ कोर्स रहेंगे। नाउ प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन का एक और पार्ट मेंशन किया गया। मोस्ट स्टेट्स एंड यूटीज विटनेस डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट्स कंपेयर टू 23 एंड बिलो 6% इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। कोर इन्फ्लेशन डिक्लाइंड बाय अराउंड 4% पॉइंट्स बिटवीन। कोर इन्फ्लेशन तो वैसे भी 3% के आसपास जा चुका है। जो वॉट एवर द इन्फ्लेशन वी हैव राइट नाउ इज ड्यू टू फूड, especially due to food and the fuel value. The core service inflation is at 9-year low and core good inflation declined to 4-year low. तो of course वो तो काफी कम हो गया है। India's inflation lower than that of the emerging market developing economies की अगर बात करें तो उसमें इंडिया का inflation is much better, no doubt, उसमें कोई दो राय नहीं है। A reduction in price of LPG, petrol, diesel led to decline in LPG, petrol, diesel inflation. देन एक्शंस, ये हो गया हमारा फ्यूल इन्फ्लेशन के। एक्शंस टेकन टू मिटिगेट द फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी एक्शन ले रही है, ऐसा यहां पे लिखा गया है। जैसे हमने काफी कमोडिटीज के एक्सपोर्ट को रोक दिया था क्योंकि इंडिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया, बट हीट वेव्स एंड लैक ऑफ मॉनसून एंड लैक ऑफ एडिक्वेट मॉनसून इन द मंथ ऑफ जून रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिल द फूड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये भी एक फैक्टर यहां पे रहेगा। सब्सिडाइज सेल ऑफ इसेंशियल फूड आइटम्स अंडर द भारत ब्रांड। तो जितने भी सब्सिडाइज फूड आइटम्स है, इवन फर्टिलाइजर्स है या सीड्स है, ये भारत ब्रांड के अंदर हम सेल करते हैं। ये लास्ट टाइम करंट अफेयर्स के अंदर भी हमने कवर किया था, जो उनको नहीं पता ध्यान रखिएगा। सब्सिडी के अंदर जो चीजें है वो इसी ब्रांड के अंदर आती है। अब जाएंगे एक्सटर्नल सेक्टर की तरफ। अ स्टडी ट्रैजेक्टरी एट द ग्लोबल फ्रंट। India service sector export grew by 4.9% to 341.1 billion in 24. It's a good number. Then India's current account deficit improved, declined by 0.7%. Current account deficit, CAD जो है,
कैड शो करता है कि आपके देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बाकी आपके देश के करंट अकाउंट के एग्जैक्टली इनकमिंग आउटगोइंग मनी कैसे है, एंड द कैड इज 0.7%। इसका मतलब है थिंग्स आर गेटिंग मच मच बेटर। एक जमाना था कैड डबल डिजिट्स में देखने को मिलते थे, वहां से कम करते करते 0.7%। सो नो डाउट इट्स अ प्राउड मूवमेंट। External debt to GDP ratio stands at 18.7% at the end of March। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, तो बाहर कंट्री से जो लोन लिया गया उसको अगर जीडीपी से कंपेयर करते हैं तो 18.7% देख रहा है। इंडिया विटनेस पॉजिटिव नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, नॉट एफडीआई, एफपीआई। ओवरऑल जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से वो इनफ्लो बढ़ गया है, ऐसा उनका कहना है। बीच के टाइम पे स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम पे आउटफ्लो बढ़ गया था, जो हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडिया सर्विस सेक्टर मोर देन डबल इन 9 years। इंडिया रैंक वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 44th इन 18 and 38 इन 2023। ये एक और क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए बन सकता है। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री, ये तो हम डिस्कस कर लिए थे अभी थोड़ी देर पहले। एंड इंक्रीज इन द शेयर ऑफ जीवीसी रिलेटेड ट्रेड, ग्रॉस ट्रेड, जीवीसी ग्लोबल वैल्यू चेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल ग्लोबल वैल्यू चेन के ऊपर ही बात कर रहा है। अभी रिसेंटली नीति आयोग ने अपना एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उसमें भी लिखा गया था ग्लोबल वैल्यू चेन। देखिए हम वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट करना चाहते तो क्वालिटी एक्सपोर्ट हो, वैल्यू एक्सपोर्ट हो, या वैल्यू चेन सही से क्रिएट हो, ताकि ट्रस्ट बिल्ड होगा तो लोग ऑटोमेटिकली विल परचेस फ्रॉम अस। सो वो क्रिएट करना जरूरी है, इसलिए पीएलआई में, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में, इसके ऊपर काफी फोकस किया जाता है। Now, agriculture food management. Average annual growth rate of 4.18% at the constant price over last 5 years. Livestock sector grew with the compound average annual growth rate की अगर बात करें तो 7.38% है। 90.9 lakh hectares have been covered under micro irrigation। and then हम बात करते हैं 819 FPOs have been registered। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10,000 एफपीओ का टारगेट था, उसमें से 8195 एफपीओ बन गए, ऐसा उनका कहना है। टारगेट अचीव नहीं हुआ बाय द वे, कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइडेड अबाउट 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जो फ्री अनाज प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस स्कीम को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, उसी की यहां पे बात की गई है कि कितने लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है। Then share of non-institutional credit has reduced to 90% to 23.40%। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब है साहूकार, जमींदार, इनसे जो लोन आ रहे थे उस लोन का परसेंटेज 90% वॉज इन 1950। ऑब्वियसली 1950 की बात हो रही है। इट इज नाउ केम डाउन टू 23.40% इन 21-22। रिसेंट नंबर अभी भी नहीं है। फिक्स एमएसपी इज एट 1.5 टाइम्स इन ऑल इंडिया वेट एवरेज कॉस्ट। एमएसपी बढ़ा दी गई है, ऐसा कहना है। तो यस ऑफ कोर्स रिसेंटली एमएसपी की बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था। 22+1 क्रॉप की बात की जाती है, 1 दैट इज एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। नीड टू एनकरेज प्रोडक्शन पैटर्न्स एंड प्रैक्टिस कंसिस्टेंट विद द एग्रो क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो बार बार मोदी जी कहते हैं, उसी की बात है। बाय द वे एमएसपी को लेके एमएस स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन एग्जाम में बन सकता है। नीड टू स्केल अप इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टेट्स टू बी इंसेंटिवाइज फॉर इंप्रूविंग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट को यहां पे डायरेक्टली बोला गया है कि अगर आप मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर के लिए अच्छा करते हो तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। सो आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसे भी अंडर निर्मला सीतारमण जी इज बिहेविंग लाइक कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट मोर मनी। नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। तो यही चीज यहां पे भी देखने को मिल रही है। Yes, average annual growth rate of 4.8% at the constant price. Okay, मेरे ख्याल से we discuss this point, ये पॉइंटर्स हमने डिस्कस कर लिए, वापस रिपीट हो गया। इंडस्ट्री ग्रोथ की तरफ जाते हैं। इंडस्ट्री ग्रोथ देखिएगा 23-24 9.5%। इंडस्ट्री ग्रोथ जितनी स्ट्रांग होगी आज के डेट में, उतना देश के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। सो 12.2 था 21-22 में, इट वाज 0.4 ड्यूरिंग कोविड। सो उसके बाद ऑफ कोर्स इसके बाद ये अच्छा ही दिखेगा, पर दिस विल बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। उम्मीद करते कि ये और आगे बढ़े। नाउ
MSMEs इज द मेन फोकस, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर यहां पे बात की गई है। 1.28 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर, एक्सपोर्ट बूस्टेड बाय 4 लाख करोड़। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ तक बूस्ट हुआ है। प्रोडक्शन एंड सेल 10.8 लाख करोड़ एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 8.5 लाख। ये सारे के सारे पॉइंटर्स एग्जाम के लिए जरूरी है। जीतन राम मांझी सर एमएसएमई मिनिस्टर है एंड एमएसएमई के नंबर जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना देश के लिए अच्छा, बिकॉज MSME sector is responsible for the creation of more and more jobs in India, more and more employment in India, and that's why ये important factor रहेगा। ये इंडिया का वैसे बैकबोन है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 9.5%, पावर इकोनॉमिक ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन नियरली रीच डबल डिजिट ग्रोथ। अगर हम स्मॉल मीडियम की बात करें, 997.2 मिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोड्यूस, रेड्यूसिंग द इंपोर्ट डिपेंडेंसी। 2 कोल माइंस है जो छत्तीसगढ़ में इंडिया की वर्ल्ड के टॉप 5 कोल माइंस में आती है, एक सेकंड नंबर पे, एक फोर्थ नंबर पे। दोनों के नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। स्टील सेक्टर अचीव्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो एंड देन 91.76 लाख गारंटीज फॉर MSME सेक्टर अप्रूव्ड अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम जो MSME के लिए बनाई गई, उसकी यहां पे बात की गई है। तो ये भी एक फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं फार्मेसी एंड इंडियाज लव स्टोरी इज ग्रोइंग अमेजिंगली एंड इन फ्यूचर विल सी फार्मेसी विल ओवरटेक ऑल द सेक्टर्स, माइट बी, और अच्छी बात अगर हो जाता है तो। इंडियाज फार्मेसी मार्केट वैल्यूड $50 बिलियन करंटली, 8 ऑफ टॉप 10 ग्लोबल जेनेरिक कंपनीज बेस्ड इन इंडिया। वर्ल्ड के टॉप 20 में से 8 कंपनीज इंडिया में बेस्ड है। ये नंबर और इंक्रीज हमें करना है। अगर ये इंक्रीज हो गया सो इंडिया विल बी द बिगेस्ट हब ऑफ फार्मेसी इन द वर्ल्ड। मोर देन 12,500 जन औषधि केंद्राज ओपन। थोड़ी दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि, थोड़ी दिन क्या, 1-2 दिन ही हो गए हैं कि वर्ल्ड में जन औषधि केंद्राज हमने ओवरसीज ओपन किया है मॉरिशस के अंदर। तब हमने देखा था कि जैन 2024 तक 10,000 प्लस स्टोर्स हो गए थे। नाउ द स्टोर नंबर इज इंक्रीज्ड एंड द ऑफिशियल नंबर वी हैव 12,500 नंबर्स। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। 2008 में ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, जन औषधि परियोजना, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए और वापस एक बार रीलॉन्च किया गया एंड नाउ मॉरिशस के अंदर भी जन औषधि केंद्र हम लोग ओपन कर चुके हैं। जी सॉरी, एक पॉइंट यहां रह गया। वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बाय वॉल्यूम, इंडियन फार्मेसीज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बाय वॉल्यूम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सोशल सेक्टर की तरफ आते हैं। सोशल सेक्टर के अंदर सोशल सर्विसेज इंक्रीज टू 7.8% ऑफ जीडीपी, हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू 1.9% ऑफ द जीडीपी। ये नंबर एग्जाम में पहले भी पूछे गए और अभी भी बहुत जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लीडिंग अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सेक्टर। आयुष्मान भारत 1.25 लाख करोड़ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये सेव हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब है अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको जेब से पैसे निकालने की जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। इसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो हमने सेव कर लिया बिकॉज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। देन NRLM प्रोग्राम क्रॉस ओवर 89 मिलियन वुमेन थ्रू 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आजकल सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा है, तो NRLM के बारे में यहां पे मेंशन किया गया है। नाउ 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेटेड, 7.37 करोड़ हॉस्पिटल्स एडमिशंस कवर्ड एज ऑन 8th of July। Then 10,000 PM जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड इन एम्स देवघर लास्ट ईयर। मैंने कहा 12,500 अभी हो चुके हैं एंड मोर देन 300 अमृत फार्मेसीज ऑपरेटिंग कंट्री प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज मेडिसिन फॉर क्रिटिकल इलनेस। अगर क्रिटिकल इलनेस है तो अमृत फार्मेसी है और जेनेरिक मेडिसिन में जन औषधि परियोजना हमारे पास ऑलरेडी वर्किंग है। तो यह भी एक फैक्टर याद रखना। ऐसे 300 फार्मेसीज हमारे पास है, क्रिटिकल इलनेस के लिए सब्सिडाइज दामों में, दरों में मेडिसिन प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ I guess this is again repeated. Yeah, a host of enabling programs reinforce better quality of life in hinterland and to maximize the efficiency of translating spending outcomes and more chances ground level need to be unclogged. ये तो सिंपल प्लान्स मेंशन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्विसेज की बात करेंगे।
नाउ अबाउट 55% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी इज डिपेंडिंग ऑन सर्विस सेक्टर। मैं तो कई बार आपको कहता हूं कि इंडिया में सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा है। 55% ऑफ इंडियाज जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम दिस। वापस एक बार गवर्नमेंट ने नंबर मेंशन कर दिया। पीएमआई परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अंदर 61.2% हम टच कर चुके। जितना ये नंबर बढ़ते जाएगा मींस सर्विस सेक्टर इज एक्सपांडिंग। तो मैंने कहा था 50 से ऊपर जितना नंबर बढ़ेगा वो एक्सपांड हो रहा है, तो वही पीएमआई। पीएमआई आज के डेट में एचएसबीसी देता है, ये आप लोग सब जानते होंगे। सर्विस एक्सपोर्ट इज 44% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। अगेन एक्सपोर्ट में इनका नंबर बहुत बड़ा है, 44% इज अ वेरी ह्यूज नंबर। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रोज अराउंड 2014 to 31,000 in 2023. सो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप भी काफी बढ़ गया और ई कॉमर्स इंडस्ट्री 350 बिलियन यूएस डॉलर्स की बाय 23 बनेगी। ये भी एक क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर इंफोग्राफिक्स में काफी सारे सवाल है जो एग्जाम के लिए बन सकते हैं। नाउ क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया। क्लाइमेट चेंज के दोनों चैप्टर्स मैंने साथ में डाल दिए, तो क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया की बात करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू बी फ्री टू चूज देयर ओन क्लाइमेट एक्शन पाथवे। ये बेसिकली टॉन्ट लगाया गया है टू डेवलप कंट्रीज, जो कई बार क्वेश्चन रेस करते कि ये चाइना ऐसा करता है, इंडिया वैसा करता है। इन्होंने सिंपली कहा कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज को चांस दे दो अपने हिसाब से क्लाइमेट पाथवे चूज करने के लिए, और वो सही से करते भी है। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल। India must adapt its own rooted sustainable practices and embrace others only when they are suitable and sustainable. यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही है, वो कार्बन टैक्स लगा रही, तो हमने भी लगाना चाहिए। ये नहीं चाहिए। वी शुड हैव आवर ओन वेज। और अगर लगता है सामने वाले की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है, वो शायद हमारे लिए अच्छी हो सकती है, तो बेशक यूज कीजिएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंटर यहां पे। इंडियाज एथॉस ऑफर सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स प्लगिंग मार्केट सोसाइटीज। देखिए प्रॉब्लम, process of meat production threatening permanent degradation of land, water and natural resource, traditional farming practices such as repurposing farm waste के जो हमारे देश में बाय प्रोडक्ट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, एनिमल फीड का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना है उसी का पॉइंट है। एक प्रॉब्लम है न्यूक्लिएटेड फैमिलीज रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट लैंड एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल मल्टी जनरेशन हाउसहोल्ड्स एज अ पाथवे टू सस्टेनेबल हाउसिंग। सो बेसिकली गो बैक टू द पास्ट, जहां पे हमारी जॉइंट फैमिलीज, क्योंकि देखिए न्यूक्लिएटेड फैमिलीज होती है, छोटी छोटी जमीन होती है, प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होता, क्लाइमेट चीजें भी पूरी तरीके से पूरी नहीं या कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उसके सॉल्यूशंस भी जो हमारे कल्चर का पार्ट है वही मेंशन करने की कोशिश यहां पे गवर्नमेंट ने किया है। नाउ क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं। इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी ये अभी हमारे देश की 82.64 गीगावाट हो गई है, ऐसा मेंशन किया गया। कार्बन सिंक, फ्री एंड फॉरेस्ट कवर। कार्बन सिंक का मतलब है जहां पे CO2 सिंक हो जाएगा, जहां पे CO2 कंज्यूम हो जाएगा, उसे कार्बन सिंक कहेंगे। सो प्लांट्स फॉरेस्ट के, या फिर हम बात करते हैं जैसे हमारे देश में एक योजना बनाई गई थी मिष्टी मैंग्रोव्स को लेके, ये सारे कार्बन सिंक के एंगल में ही काम करने वाली चीजें। तो देखिए 1.97 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट वाज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बिटवीन 5 to 19। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी reduced by 33%, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शेयर ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेस इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी हैज रीच 45.4% एंड एडिशन of 30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी रूफटॉप अंडर पीएम सूर्य घर योजना जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। यहां पे भैया बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, क्योंकि ये इंडिया की फिलहाल प्रायोरिटी है, मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। देन क्लाइमेट चेंज इंडिया, व्हाई वी मस्ट लुक एट द प्रॉब्लम थ्रू आवर लेंसेस। मैंने पहले भी कहा कि हमें अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा, ज्यादा बेटर होगा रादर देन लाइक किसी और कंट्री का प्रेशर लेने से। तो यही पॉइंटर यहां पे मेंशन किया गया है। Western approach does not seek to address the root of the problem, that is overconsumption. वेस्टर्न अप्रोच ओवर कंजम्पशन का सॉल्यूशन नहीं देती है, इसलिए हमें अपने तरीके से काम करना बेटर होगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने वही किया है, ओवर कंजम्पशन कर लिया और अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इट इज नॉट अ गुड अप्रोच। ग्लोबल परस्यूट ऑफ एनर्जी गजलिंग टेक्नोलॉजी सच एज AI, लार्ज स्केल माइनिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू हायर फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। ये अलग चीज यहां पे मेंशन कर दी है कि AI और लार्ज स्केल माइनिंग टेक्नोलॉजी ये ज्यादा फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करता है। कि ये बात भी सही है, ये एक्चुअली एक पार्ट में सही आती है, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट विल टॉक अबाउट दिस।
Their practices ignore humans' underlying relations with the nature. Bhutan is the best example. Is all about nature, is all about human relation with the nature. Even Indian tribal communities, इंडिया का कल्चर ही वही है कि भाई नेचर एंड ह्यूमन एक ऑलवेज कनेक्शन होता है. ये वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को नहीं मिलता है और वही पॉइंटर यहां पे मेंशन किए गए हैं. नाउ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, अगेन मिशन लाइफ मोदी जी का मिशन था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, उसी की यहां पे बात की गई है. मिशन लाइफ ऑफर्स अ लिस्ट ऑफ 75 लाइफ एक्शंस. अनदर क्वेश्चन वैसे पहले पूछ चुके पर एक बार थोड़ा सा ध्यान रखेगा. लाइफ प्रमोट्स सर्कुलर इकोनॉमी, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन है. रीयूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, माइंडफुल कंजम्पशन इंस्टेड ऑफ ओवर कंजम्पशन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था. Eating local plant-based cuisines with a low ecological footprint and saving water and the energy, जो नॉर्मली हमारे कल्चर का ही पार्ट है जो मेंशन किया गया है. Now, climate change and the energy transition. Indian energy needs expected to grow to 2.5 times by 2047. So हमारी energy requirement बढ़ेगी. By 2047 it will be 2 to 2.5 times, जो अभी है उससे ज्यादा. मिशन लाइफ जिसकी हम बात कर रहे थे वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन लोन्स, या अभी रिसेंटली मैंने बात की थी जापान इज प्लानिंग कि इंडिया में जो भी लोन प्रोवाइड किया जाए वो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड किया जाए. तो अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर लोन्स, मोर एंड मोर फंडिंग्स. सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड्स के 60,000 करोड़ इशूड इन जैन फेब. रिसेंटली जो सोवेरियन ग्रीन बॉन्ड लाया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, but still we started this, and India has led to several international initiatives जो ऑलरेडी, जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की रिसेंटली हमने बात की थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, तो ये भी इंडिया का एक सक्सेस है. तो दोस्तों ये था सर्वे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सारे इंफोग्राफिक्स के थ्रू है, पीआईबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो डेटा बताया वही हमने रखा है. एक पीडीएफ भी है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ डाला हुआ है हाइलाइट्स का, जहां पे सारे पॉइंटर्स मेंशन किए गए. अगेन दोज हाइलाइटेड पॉइंटर्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद दिया हुआ पॉइंटर है. उतना पढ़ लिया तो भी इनफ रहेगा. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आरबीआई, ग्रेड बी एंड द बिगर एग्जाम्स, थोड़ा सा आपको चैप्टर्स डिटेल में देखने पड़ेंगे. तो मैं और हमारी टीम बहुत जल्दी उसके बारे में आपको कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे, पर एक बार इससे गो थ्रू कीजिएगा. टेलीग्राम चैनल पे नोट्स ऑलरेडी है तो एक बार पढ़ लीजिए. एमसीयू का सेशन बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है इन्हीं सारे पॉइंटर्स को लेके. ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा. बाय.